अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग वेब फ्लक्स क्या है और स्प्रिंग रिएक्टिव प्रोग्रामिंग किस तरीके से करते हैं और स्प्रिंग रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में फ्लक्स क्या है, मोनो क्या है और उसकी क्या बेनिफिट्स हैं और जो इससे पहले फ्रेमवर्क्स हैं उनमें इसकी क्या डिफरेंसेस है। चलें शुरू करते हैं। स्प्रिंग एमवीसी और स्प्रिंग वेब फ्लक्स बेसिकली एक आप कह सकते हैं काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ है और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस है। जैसे कि अगर आप स्प्रिंग एमवीसी के ऊपर थोड़ा सा अगर आपने काम किया तो उसके अंदर क्या होते हैं कि कंट्रोलर्स होते हैं। उसके अलावा जो है वो उसके अलावा सर्विस लेयर होती है, डीबी लेयर होती है और उसके अंदर आप जो है वो अपनी नॉर्मल जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं डीबी से कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर आप जेपीए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप वेब फ्लक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि वेब फ्लक्स जो है वो आपको एसिंक्रोनस और नॉन ब्लॉकिंग जो है वो आपको प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी। तो ये क्या होता है ये वेब फ्लक्स और किस तरीके से एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मॉडल सपोर्ट करता है और एमवीसी में क्या चीज़ ऐसी है जो नहीं कर सकते। तो इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और एक एग्जांपल भी बनाएंगे। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं डायग्राम्स के अंदर कि मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वर्स हैं जैसे कि टॉम कैट है, जेटी है, अंडर टो है। ये सारे के सारे दोनों में चलते हैं लेकिन नेटी एक सर्वर है जो कि वेबफ्लक्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन हुआ हुआ है। इसी तरीके से जैसे जेडीबीसी जेपीए ब्लॉकिंग्स कोड्स होते हैं ये भी यहाँ यूज़ हो सकते हैं लेकिन नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर है। और इसी तरीके से इम्पेरेटिवली लॉजिक आप लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, इसमें फंक्शन एंड पॉइंट्स होते हैं और इवेंट लूप और कंकरेंसी मॉडल इस्तेमाल होता है। तो इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। थोड़ा सा इवेंट लूप को समझ लेते हैं कि इवेंट लूप क्या होता है। इवेंट लूप बेसिकली एक मॉडल है जिसके थ्रू जो है वो आप एक कॉल बैक यानी कि बेसिकली इवेंट जो भी आपके पास इवेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक कंट्रोलर बनाया और उस कंट्रोलर के ऊपर आपने कहा गेट कस्टमर्स। अब लेट सपोज आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैं और आपके वो उस एंड पॉइंट को हिट कर रहे हैं। तो होगा क्या कि अगर आप ब्लॉकिंग कोड लिख देते हैं या फिर ऐसा कोड लिख देते हैं जिसमें कस्टमर्स का डेटा डीबी से आएगा और एंटरटेन हो जाएगा। तो बेसिकली इस मॉडल में क्या होगा कि अगर आपका सर्वर जो है वो थाउजेंड्स रिक्वेस्ट पर सेकंड की सपोर्ट करता है तो ये तो बहुत अच्छी तरीके से इफ़िशिएंटली काम करेगा। लेकिन अगर नहीं करता तो बाकी लोग जो है वो उनको थोड़ा सा डिले मिलेगा। ठीक है, तो ये ब्लॉकिंग कोड कहलाता है। और इसके अंदर जो अगर आप नॉन ब्लॉकिंग कोड की बात करें तो आप क्या करेंगे कि आप उसको एज अ थ्रेड कंसीडर करेंगे और उसमें कॉल बैक्स लगा देंगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें तो उसमें आप एसिंक्रोनस लगा देंगे और पीछे एक थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर बना देंगे कि भाई ये इसे थ्रेड कंसीडर कर लो ताकि बाकी थ्रेड्स जो है ना वो वेट ना करें और मेरा काम जल्दी से हो जाए। तो ये बेसिकली किसी हद तक आप एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर सकते हैं लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। वो ये डिफरेंस है कि जब तक मुझे डीबी से डेटा नहीं मिलेगा तब तक मैं आगे डेटा नहीं फेंकूँगा, राइट? तो लेट्स सपोज़ के थोड़ी सी एग्जांपल्स से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज़ के 10 लोग आपकी एप्लीकेशन पे हैं मौजूद और वो सब के सब एक ही मेथड को हिट कर रहे हैं, गेट कस्टमर्स। तो आपके पास क्या होगा, आपने अगर नॉन ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग कोड लिखा है तो क्या होगा, वेट होगा। ठीक है, हर हर थ्रेड जो है वो एक एज अ सिंगल थ्रेड तो बनेगा लेकिन हर एक को वेट करना पड़ेगा अनटिल सारी रिक्वेस्टें एंटरटेन ना हो जाएं और वो अटका रहेगा। लेट सपोज डीबी अगर डाउन हो गए तो फिर सबके एंड पॉइंट्स डाउन हो जाएंगे या स्लो हो गई तो सब स्लो हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है स्लोनेस आती है। अगर आप एसिंक्रोनस यूज़ कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि थ्रेड जो एसिंक्रोनस का कीवर्ड यूज़ करके आप यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपका डिले आ जाएगा। डिले को आप मेंटेन कर लेंगे, सॉरी, डिले को आप मेंटेन कर लेंगे और आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाएगी। लेकिन अगेन अगर आप जब तक आपको सर्वर से डेटा नहीं मिलेगा आप आगे भेजेंगे नहीं। इवेंट लूप एक बेसिकली एक आर्किटेक्चर है जिसमें क्या होता है कि आप ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे एक क्यू बनती है और हर इवेंट को एज अ क्यू में कंसिडर किया जाता है। फिर ये एक लूपिंग मैकेनिज्म है, इसके थ्रू जो है थ्रेड एंटरटेन होते हैं। वंस द थ्रेड हैज़ डन
तो फिर वो कॉल बैक को कॉल करते हैं। तो वो जो अगर आपके पास क्यू नहीं बनी होगी तो फिर आप कॉल बैक पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे करेंगे? तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है फिर वो आपको वापस बता देता है कि ये हो गया। तो इस ज़बरदस्त आर्किटेक्चर के अंदर आप मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट के अंदर कॉल बैक्स इम्प्लीमेंट करते हैं। अब थोड़ा सा फ़र्क ये है, इवेंट लूप का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली नोड डॉट जेएस से आया है। तो नोड डॉट जेएस सिंगल थ्रेड पे काम कर रही होती है, तो इवेंट लूपिंग वहाँ पर अच्छी चलती है। लेकिन ये जावा के अंदर मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में भी आप काम कर सकते हैं और उसके अंदर भी इवेंट लूप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा मोर इफ़िशेंट है और मोर ईजी है। अब एक थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि स्प्रिंग एमवीसी या स्प्रिंग वेब फ्लक्स में डिफरेंस क्या है। इसमें सर्वलेट स्टैक्स होते हैं और इसमें रिएक्टिव स्टैक है, और ये ब्लॉकिंग कोड होते हैं और इसके अंदर नॉन ब्लॉकिंग कोड होते हैं। उसके अलावा सपोर्टेड सर्वर जैसे भी मैं बता चुका हूँ, तो इसके अंदर नेटी को भी सपोर्ट किया जाता है। बाकी दोनों में तकरीबन सेम है। सर्वलेट कंटेनर 3.1 यूज़ हो रहा है वेब फ्लक्स के अंदर। उसके अलावा कंट्रोलर रिक्वेस्ट मैपिंग वैसे ही इसी के अंदर होती है, और इसके अंदर हैंडलर और राउटर फंक्शंस भी होते हैं। अगर आप डिपेंडेंसी की बात करें तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब यूज़ होती है स्प्रिंग एमवीसी के लिए, लेकिन अगर आप वेब फ्लक्स यूज़ करें तो वेब फ्लक्स यूज़ होगी। उसके अलावा अगर आप इसका बिहाइंड द सीन देखें तो बेसिकली अगर आपने कोई भी पब सब आर्किटेक्चर पे काम किया हुआ हो या पब्लिशर सब्सक्राइबर जो कंसेप्ट होता है, उसमें ये होता है कि एक पब्लिशर होता है और एक सब्सक्राइबर होता है। तो ये एक बेसिकली आपका एक पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल है, और इसके अंदर क्या होता है कि एक पब्लिश कर रहा होता है, दूसरा सब्सक्राइब कर लेता है। तो एक दफ़ा उसको सब्सक्रिप्शन करनी पड़ती है और उसके बाद फिर उसे डेटा स्ट्रीमली यानी कि स्ट्रीम डेटा जब आपको चाहिए होता है तो उसके लिए मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। यही आपका भी यूज़ कर रहा होता है बिहाइंड द सीन, यही जो है वो इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर भी यही मॉडल इस्तेमाल हो रहा है जिसको हम पब्लिशर सब्सक्राइबर पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो जैसे न्यूज़ होती है वो आपने पब्लिश करी तो उसके अब मुख्तलिफ अखबार होते हैं जो उसको सब्सक्राइब करे हुए होते हैं या वो अपने हिसाब से नशर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एक कंसेप्ट है। इसमें जो सबसे पहले अगर आप ये देखें तो एक पब्लिशर एक सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइबर सबसे पहले क्या करेगा, सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट भेजेगा, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ से पब्लिशर की तरफ से सब्सक्रिप्शन उसको रिसीव हो जाएगी। ये 2 काम हो गए। तीसरा, फिर सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे डेटा दो। उसके बाद पब्लिशर जो होगा ना 4 पे उसे ऑन नेक्स्ट डेटा देता रहेगा, यानी जिसे कहते हैं ना ऑन नेक्स्ट डेटा 4 एन, मतलब ये कि उसको डेटा स्ट्रीम मिलता जाएगा, जो जो उसके पास डेटा आता रहेगा तो वो उसे देता रहेगा। ठीक है, जिसे कहते हैं न्यूज़ फीडिंग, वो चीज़ है ये। और आखिर में 5 का मतलब है यानी ऑन कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब है कि ये कंप्लीट हो गया तो फिर सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एक बेसिकली पब्लिश सब्सक्राइबर को डिफ़ाइन किया गया है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा-सा मतलब अगर आप इन टर्म ऑफ DB देखें तो इसमें यही भी बताया हुआ है कि एक पब्लिशर है, सब्सक्राइबर है। तो सब्सक्राइबर वो आपकी एप्लीकेशन है, पब्लिशर जो है वो आपकी डेटाबेस है। तो आप कहते हैं गेट ऑल आइटम्स, ठीक है? जब आपने पहले कहा तो वो एक सब्सक्रिप्शन की कॉल जाती है, फिर सब्सक्राइब होता है, फिर सब्सक्रिप्शन होती है, फिर रिक्वेस्ट जाती है, फिर इसी तरह ऑन नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट, और आखिर में कैंसिल की रिक्वेस्ट आ जाती है या क्लोज़। तो ये है। अच्छा, अब इसमें ना 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ हो रही हैं। एक का नाम है मोनो और दूसरी का नाम है फ्लक्स। मोनो जो है वो अगर आप इसको मोनो को समझें तो नीचे वाली लाइन में लिखा है मोनो इम्प्लीमेंट द पब्लिशर एंड रिटर्न 0 और 1 एलिमेंट। जब आप 0 और 1 एलिमेंट आपको रिटर्न करने हो तो आप मोनो यूज़ करेंगे, और जब आपको मल्टीपल डाटा चाहिए होगा तो फ्लक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है इफ़ यू आर डेवलपिंग द वेब एप्लीकेशन और रेस्ट वेब एप्लीकेशन नॉन ब्लॉकिंग मॉडल रिएक्टिव मॉडल, देन यू कैन लुक इनटू द वेब फ्लक्स, एंड वेब फ्लक्स इज सपोर्टेड टॉम चैट, ये सब हम पहले बता चुके हैं। उसके अलावा वेब फ्लक्स इज बिल्ट ऑन प्रोजेक्ट रिएक्टर। तो प्रोजेक्ट रिएक्टर बेसिकली क्या है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पब्लिश सब्सक्राइबर पैटर्न देखा और इवेंट लूप मैकेनिज्म देखा, वो सारा प्रोजेक्ट रिएक्टर है बेस्ड है। प्रोजेक्ट रिएक्टर इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिएक्टिव स्ट्रीम्स स्पेसिफिकेशन। तो ये इसमें लिखा हुआ भी यही है कि जो आप रिएक्टिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें स्ट्रीम जो डेटा होता है, ठीक है, वेन एवर द डेटा इज़ अवेलेबल इट थ्रोन टू द सर्वर, ठीक है, तो वो फौरी के तौर पे आपको मिलेगा। और रिएक्टर की आपको पता है 2 तरह की टाइप्स होती हैं जो हमने अभी बताई, कि सिंगल अगर आप डेटा रिटर्न कर रहे हैं तो मोनो है, और फ्लक्स वो मल्टीपल डेटा के लिए है। अच्छा, उसके अलावा अभी हम एक इंटरैक्टिव और रिएक्टिव एग्जाम्पल भी देखते हैं जावा के अंदर कि किस तरीके से एक रिएक्टिव एप्लीकेशन बनाई जा सकती है। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और उस प्रोजेक्ट को हम देखते हैं। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, इसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल हो जाएगा।
और सिंपल से जावा का प्रोजेक्ट है। बस आप जब भी आप बनाएं तो spring.io पे जाके आपने वेब फ्लक्स लिखना है। तो सबसे पहले pom.xml को देखते हैं। तो pom.xml में देखें, अगर सबसे पहली डिपेंडेंसी जो इसमें यूज़ हुई है वो है वेब फ्लक्स। ठीक है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब फ्लक्स। उसके अलावा इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट रिएक्टर यूज़ हुई है। ठीक है, प्रोजेक्ट रिएक्टर का टेस्ट यूज़ हुए में, और उसके अलावा लॉम्बॉक हमने थोड़ी यूज़ की हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेब फ्लक्स के अंदर सब कुछ मौजूद है। उसके अलावा अगर इसकी कोड को देखें तो इसमें एप्लीकेशन में हमें कोई ज़रूरत नहीं। एक हमने डाउ लेयर बनाई है। उस डाउ लेयर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, पहले मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ। एक हमने कस्टमर का मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने लिखा हुआ है कि कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। ठीक है, इसी तरीके से हमने यूज़र का भी बना दिया एक। ठीक है, यूज़र आईडी और यूज़र नेम। फिर हमने एक डाउ लेयर बनाई जिसके अंदर हमने सिंपल सा काम ये किया कि डाउ लेयर को एज अ कंपोनेंट बनाया कि ये कंपोनेंट है, और उसके अंदर हमने क्या किया, गेट ऑल कस्टमर का मेथड लिख दिया। अब चूंकि हमें कस्टमर्स चाहिए, चूंकि अभी हम डीबी से नहीं ला रहे, ठीक है, तो अगर आप इसको डीबी से भी कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी हम डीबी से नहीं ला रहे, तो हमने एक जनरेट कर दिए कुछ कस्टमर। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि इंटीजर स्ट्रीम्स ऑफ रेंज ऑफ 1 to 10। तो मैंने कहा 1 से 10 तक की एक स्ट्रीम बनाओ, और उसके बाद उसके अंदर क्या करो, एक डिले लगा दो। डिले क्या लगा दो, 1 सेकेंड का डिले लगा दो। उसके बाद फिर आपने कहा कि अच्छा ओके, उसके बाद हर डिले पे एक प्रिंट भी करा दो। तो पीक बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होगा कि आप उसके अंदर कोई मेथड भी कॉल कर सकते हैं। बेसिकली ये एक यानी कि इंटीजर स्ट्रीम्स कंज्यूमर बेसिकली पैटर्न होता है ना, वो इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर। तो आप कोई भी मेथड या कोई भी प्रिंट की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। फिर मैप टू एन ऑब्जेक्ट, उसको फिर एज अ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया हमने, और हमने कह दिया कि एक कस्टमर का ऑब्जेक्ट बनाओ, और जो भी आई मिले, यानी जो भी आपको इंटीजर मिले, उस इंटीजर से वो एक ऑब्जेक्ट बना लो, और फिर उसके बाद उसकी लिस्ट दे दो। तो ये बेसिकली 1 से 10 तक आपको देगा लिस्ट, लेकिन आपको डिले करके देगा 1 सेकेंड का। ठीक है, तो ये एक हमने सिंपल सा मेथड डाउ में बना दिया। इस डाउ वाले मेथड के अंदर हमने सर्विस लेयर के अंदर इस डाउ को यूज़ करके इसी का हमने बना दिया, सॉरी ये वाला। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं फ्लक्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो गेट ऑल कस्टमर्स कर दिया, और इसी तरीके से कंट्रोलर में जब हम गए तो वहाँ जाके भी फिर हमने क्या किया, सर्विस ली, और हमने उसको गेट ऑल कस्टमर्स कर दिया। ये सिंपल सी एग्जांपल है। अगर हम इसको चलाते हैं और इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाते हैं लोकल होस्ट 8080। ठीक है, तो ये आपके पास आप कहेंगे कस्टमर्स और इंटरएक्टिव। ठीक है, अब आप ये देखें कि देर लगा रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो इसने लिखा हुआ है कि 1 2 3 4 5। तो जब तक आपको डेटा नहीं मिलेगा तब तक ये डिले चलती रहेगी। अगर इसको दोबारा से मैं हिट करके दिखा दूँ आपको कि आपने जैसे हिट किया डेटा आपके पास नहीं आ रहा, बिकॉज कि वो डेटा प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि उसमें देर लग रही है। तो आप देख रहे हैं रिज़ल्ट आपके सामने बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगर आप ये देखें ना, तो ये जब 10 कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने चेक कर लिया, इसको आप रेंज को बढ़ा के भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मॉडल है। लेकिन अगर इसके अंदर वेब फ्लक्स अगर यूज़ करें, वो कैसे काम कर रहा है, तो उसमें भी सिंपल हमने यही किया। कस्टमर डाउ में हमने फ्लक्स को यूज़ कर लिया, बजाय इसके कि हम लिस्ट यूज़ करें, हमने फ्लक्स यूज़ किया, क्योंकि मल्टी डेटा के लिए अगर सिंगल कस्टमर हो रहा हो तो फिर मोनो यूज़ करते। इसमें भी हमने यह किया, फ्लक्स के मेथड यूज़ कर लिए कि रेंज जनरेट करो 1 से 10 तक की, और उसमें एक डिले लगा दो। डिले लगा दो 1 सेकेंड का, और उसके बाद फिर नेक्स्ट करो। जब जैसे तुम्हें नेक्स्ट मिल रहा हो तो तुम उसमें कुछ प्रिंट करा लो, और फिर उसके बाद उसका फिर इसी तरह ऑब्जेक्ट बना के मुझे रिटर्न करो। ठीक है, ये हमने लिख लिया मेथड डाउ के अंदर। इसी को हमने सर्विस में कन्वर्ट कर लिया। बस सिर्फ फ़र्क ये हो गया, यहाँ फ्लक्स लिख दिया और इसका नाम हमने चेंज कर दिया, स्ट्रीम कर दिया। इसी तरीके से कंट्रोलर में जब हम गए तो वहाँ पर भी हमने इसका नाम स्ट्रीम्स कर दिया, और यही हमने कॉल कर दी। सिर्फ ये लिस्ट और फ्लक्स का फ़र्क है, और फिर बाकी ऑब्जेक्ट का फ़र्क है। तो अब देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इसी के ऊपर अगर जैसे हमने देखा यहाँ पर ब्लॉकिंग कोड था, ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से है। जैसे ही हमने इसको क्लिक मारा तो
ठीक है, तो आपके पास ये डेटा आ गया। ठीक है, तो ये अगर मैं दोबारा से करूँ तो मैं तो किसी दूसरे ब्राउज़र को यूज़ करके देखता हूँ उसको, ये उस तरह काम नहीं कर रहा। एक मिनट, जैसे ही मैंने स्ट्रीम दबाया इसको देखें, अब ये देखें डेटा मुझे रियल टाइम डेटा मिल रहा है। आप ये देख रहे हैं कि अभी ये जिस जिस हिसाब से चल रहा है वो मुझे रियल टाइम डेटा दे रहा है, ये मुझे पूरा वेट नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, तो ये जैसे अगर मैं अभी दोबारा लगाता हूँ तो ये मुझे रियल टाइम डेटा दे रहा है, जबकि देखिए यहाँ पर अभी प्रोसेसिंग 3 4 और यहाँ मुझे रियल टाइम डाटा मिलना शुरू हो गया। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग, यानी कि बेसिकली रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है कि दोनों सेम कोड लिखे हुए हैं, लेकिन फ्लक्स यूज़ करने की वजह से, और फ्लक्स को यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है कि आपको रियल टाइम डाटा रिसीव हो रहा है, जिसको हम स्ट्रीम डाटा भी कहते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो कि रिएक्टिव प्रोग्रामिंग में होता है। तो बेसिकली बिहाइंड द सीन जब आप फ्लक्स यूज़ कर रहे होते हो तो वो अपने आप को सब्सक्रिप्शन और वो बिहाइंड द सीन खुद ही सेट हो जाता है, बस आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं और फ्लक्स का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो बहुत ही सिंपल है, और इसको यूज़ करते हुए, इसी आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए, सिर्फ एक डिपेंडेंसी यूज़ करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन को फुली बना सकते हो रिएक्टिव। और उसमें आप स्ट्रीम्स डेटा ले सकते हो। अच्छा, अब ये तो मैंने एक सिंपल से एग्जांपल ली, आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको किसी भी मोंगो डीबी या किसी भी डीबी के साथ कनेक्ट कर लें, उस डीबी को जो है किसी सर्वर पर डाल के उसको स्लोनेस पैदा कर दें, यानी स्लो कर दें, तब भी ये इसी तरीके से काम करेगा कि हैवी और लार्ज डेटा के ऊपर स्ट्रीम डेटा आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये बेसिकली है, जैसे अभी मैंने इसमें ये फुल रिएक्टिव है, नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर है, और इसमें यानी बहुत अच्छी एफिशिएंसी आएगी, डेटा आपको रियल टाइम पे मिल रहा होगा। अगेन एसिंक्रोनस जो कीवर्ड होता है वो आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़रूर करके देता है, लेकिन रियल टाइम डेटा नहीं देता, स्ट्रीम डेटा नहीं देता। ये आपको रियल टाइम स्ट्रीम डेटा दे सकता है, और पूरी एपीआई आप इसमें जनरेट कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, थैंक यू गाइस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। थैंक यू।